हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, एक काम करिए, आप अपने घर में किसी भी चीज का दाम को याद करिए जो 3 साल पहले आपने खरीदा था। एक एग्जांपल के लिए मैगी ले लीजिए, एक एग्जांपल के लिए साबुन ले लीजिए, एक एग्जांपल के लिए चावल ले लीजिए, एक एग्जांपल के लिए डेटॉल ले लीजिए, जूते कपड़े जो लेना है ले लीजिए। कितना दाम बढ़ा है? 20%, 10%, 30%। तो अब आप ये सोचिए कि क्या आपकी सैलरी बढ़ी है? नहीं ना। तो यही वो चीज है जो राहुल गांधी जी ने इकोनॉमिक सुनामी करके बताई। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। और ये अभी शुरुआत देखी आपने, ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। और यही चीज है जो मोदी जी की जीडीपी की जो ग्रोथ 7.7% की है उसमें नजर नहीं आती। तो आज मैं आपको ना राहुल गांधी जी की बात करूंगा न मोदी जी की बात करूंगा, सिर्फ डेटा की बात करूंगा। जो डेटा बोलेगा वो फाइनल वर्डिक्ट होगा। और लास्ट में मैं आपको बोलूंगा कि आप अपना पैसा कैसे बचाओगे अगर ये सुनामी सच में आए। तो यहाँ पर हम न बीजेपी हैं न हम कांग्रेस हैं, हमारी मेहनत की कमाई है। हम मेहनत करते हैं तो कमाते हैं और उसी पैसे से हम अपना परिवार चलाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे ही मोदी जी की बात हो, राहुल गांधी की बात हो, तो लोग कमेंट में अलग एंगल में उस दिशा को ले जाते हैं। लेकिन वही लोग ये नहीं समझते हैं कि उनका घर द्वार कैसे चल रहा है, उनकी हालत क्या है और किस तरीके से। तो हमें न्यूट्रल रहना पड़ेगा और चीजों को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले राहुल गांधी ने क्या बोला है वो समझते हैं कि भैया उनका ये कहना है कि मोदी जी 1 साल में पीएम नहीं रहेंगे, मतलब मोटा मोटा 1 साल के अंदर चल जाएं ऐसा समझ लो। दूसरा, बीजेपी अंदर से खोखली हो रही है। तीसरा, इकोनॉमिक सुनामी आ रही है इंडिया में। चौथा, गवर्नमेंट इमरजेंसी जैसी चीज इम्पोज कर रही है। लेकिन एक चीज और बोलूंगा, इस वीडियो को देखने से पहले मैंने वो जो जीडीपी वाली वीडियो बनाई है वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको जीडीपी पूरा समझ में आएगा। रियल जीडीपी जो पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं सिखाया ना समझाया, मैंने एकदम तोड़ के रख दिया। क्योंकि आप लोग जो जीडीपी समझते हो वो जीडीपी है ही नहीं। जीडीपी के आगे की भी बहुत कहानी है और जीडीपी के भी कई प्रकार है। ठीक है, तो अब कहानी ये आती है कि उन्होंने कोई प्रूफ दिया क्या? तो कोई प्रूफ नहीं दिया। जैसे नेता लोग जवानी बात करते हैं वो बोल दिया, ये नहीं कि कोई बीजेपी का अलाय छोड़ने वाला है, कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, यानी सिंपल कहानी। अब हम जीडीपी पे आते हैं तो 2026 में जीडीपी 7.7% रही, Q4 में 7.8%, अच्छा नंबर। लेकिन अगर हम 2027 की बात करें तो क्या होगा? तो आरबीआई खुद बोल रहा है 6.9%, फिच ग्रुप की बीएमआई बोल रही है 6.6%। दोनों ही एक पेज पे, देसी भी माल और विदेशी भी माल दोनों एक ही पेज पे। तो अब कारण क्या बताया जा रहा है? पहला कि ईरान वॉर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो डिस्टर्ब हुआ उससे इंडिया का 80% गैस और 60% ऑयल का मामला गड़बड़ा गया। दूसरा, जीएसटी रिफॉर्म का जो कंजप्शन बूस्ट है वो कहीं ना कहीं खत्म होने पे है और रूरल डिमांड अभी भी दबा हुआ है। जो ब्लास्ट होने की थी उम्मीद वो भी नहीं हुई और ले दे के ये वॉर ने खेल खराब कर दिया, आप ऐसे समझ लो। तीसरा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्लो है, कंपनी इन्वेस्ट करने से पहले वेट कर रही है। तो अब आप बोल सकते हो ना कि 6.6% भी तो ठीक है, हाँ, लेकिन सवाल यहाँ नंबर नहीं है। सवाल ये है कि गिर क्यों रहा है और कहां तक गिरेगा। अब ऐसे समझो कि 2021 में डॉलर था 74, आज 94, 95। 5 सालों में रुपया हुआ 28% कमजोर। इसका सीधा मतलब है कि फरवरी 2026 में इंडिया ने 150 बिलियन ऑयल खरीदा तो कितना पे किया? 9.82 बिलियन डॉलर। अप्रैल 2026 कम खरीदा 143 मिलियन बैरल, फिर भी कितना दिया? 15.37 बिलियन डॉलर। कम माल ज्यादा दाम, क्यों? दो चीजें एक साइड, क्रूड ऑयल का प्राइस भी बढ़ा और हमारा रुपया भी कमजोर हुआ। इसीलिए आप लोग सुनते हो फॉरेक्स रिजर्व पे ज्यादा असर पड़ रहा है और ये डायरेक्टली आप तक पहुंचा। पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, सब्जी महंगी, एफएमसीजी महंगा। और ये जो 3 से 4% की एक्स्ट्रा महंगाई आप फील कर रहे हो रोज, इसका सोर्स कहां से? बस सब यहीं से। अब आते हैं, ये जो क्राइसिस है इसकी वजह से महंगाई 2027 में 5.3% तक पहुंच सकती, और अगर यहां तक पहुंची तो कंजप्शन और डिमांड दोनों पर प्रेशर होगा, यानी और तकलीफ बढ़ेगी। अब आप लिंक समझना, सबसे पहले था हमने ज्यादा खरीदा था ऑयल, पैसा कम दिया। फिर आपने दूसरा डेटा देखा, हमने कम ऑयल खरीदा, ज्यादा पैसा दिया। फॉरेक्स रिजर्व पे असर, महंगाई, हमारी कमाई नहीं बढ़ रही है। अब एक नंबर जो सबसे कम डिस्कस होता है वो है सरकार पर कर्ज कितना है। तो 2014 में
55 लाख करोड़, 2025 में 181 लाख करोड़, 2026 मार्च की बात कर रहा हूं अब, बजट डॉक्यूमेंट के हिसाब से 200 लाख करोड़ से ऊपर, और 2027 का एंड प्रोजेक्शन 218 लाख करोड़। बराबर, पैनिक मत होना। डेट टू जीडीपी रेशियो अभी 55.6% है सेंट्रल गवर्नमेंट का, अमेरिका और जापान से बहुत कम है दोस्तों। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के हर रुपए में से रफली 20 से 25 पैसा सिर्फ इंटरेस्ट भरने में जाता है। मतलब पहले इंटरेस्ट चुकाओ, तब बाकी चीजें, रोड, हॉस्पिटल, स्कूल, सब बाद में। और ये डेट तब भर रहा है जब जीएसटी रिकॉर्ड पे, जो जीएसटी कलेक्ट हो रहा है वो रिकॉर्ड पे है, तो पैसा जाता कहाँ? ये सवाल आप भी पूछो और मैं भी सोच रहा हूँ। एक और नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 में इंडिया को 135.4 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस आया, यानी बाहर काम करने वाले इंडियंस ने घर पैसा भेजा। इसका 38% यानी 51 बिलियन डॉलर गल्फ कंट्री से आया, और ईरान वॉर की वजह से गल्फ में 9.1 मिलियन इंडियन काम करते हैं कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटल, रिटेल में, और ये सारी इंडस्ट्री सीधा इम्पैक्ट हुई। और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का कहना है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा तो इंडिया का एक्सटर्नल पोजीशन और गड़बड़ाएगा, रुपए पे और प्रेशर आएगा। तो सीधा मतलब हुआ कि अगर 51 बिलियन डॉलर का हिस्सा इस साल नहीं आया या कम हो गया तो असर कहाँ दिखेगा? करंट अकाउंट डेफिसिट पर पड़ेगा, क्योंकि अगेन वो पैसा हमारे देश में आ रहा है, तो रुपया और गिरेगा, महंगाई और बढ़ेगी। और ये देखो कैसे डोमिनो इफेक्ट होता है, एक जगह से शुरुआत होती है और असर सब जगह पड़ता है। आप लोग ये समझने की कोशिश नहीं करते हो। अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज, ये मत सोचना कि सब खराब हो गया है। मैंने कहा ना, हमें हमारे पैसे के बारे में सोचना है। इजिप्ट की करेंसी 2021 में थी $1 इक्वल टू 15 इजिप्टियन पाउंड, और आज है $1 इक्वल टू 51 पाउंड। इजिप्टियन पाउंड की बात कर रहा हूँ, 3 गुना डिप्रिशिएशन। इजिप्ट की इकोनॉमी हालत खराब है, और इजिप्ट का स्टॉक मार्केट पता है उसी पीरियड में 5 गुना हो गया। पाकिस्तान का कराची स्टॉक एक्सचेंज 2021 में 46,000, आज 1,72,000 के ऊपर, 4 गुना। और पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्यों होता है? तो जब करेंसी कमजोर होती है तो एसेट की नॉमिनल प्राइस बढ़ती है, रुपया गिरा तो स्टॉक, गोल्ड, प्रॉपर्टी, सबका दाम रुपए में ऊपर जाता है। इसका मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस और स्टॉक क्रैश एक चीज नहीं है। इसलिए इन बातों को सुनकर एसआईपी बंद कर दूं क्या? कभी नहीं करना चाहिए। सिर्फ कहा जाता है लमसम में वेट कीजिए, क्योंकि लमसम अमाउंट जो होती है हर आदमी के पास हर समय नहीं आ सकती है, मोटी अमाउंट हर समय नहीं आ सकती। तो इसलिए कहा जाता है कि लमसम रुको। जैसे वीडियो के शुरू में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कंपनियां भी रुक के कर रही हैं, सोच के कर रही हैं, कैपेक्स गिरा हुआ है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली आपको क्या करना है, इमरजेंसी फंड जरूर रखिए 6 महीने का, क्योंकि भगवान न करे एआई के कारण जो जॉब चल रही है या कुछ कैसे भी दिक्कत आई, कैसे हैंडल करोगे? तो वहां पे होना। दूसरा, एसआईपी कभी मत रोको। इजिप्ट और पाकिस्तान का मार्केट मैंने दिखाने की कोशिश की कि जो वो आप हेडलाइन पढ़ते हो ना, उससे डर जाते हो। देखो, हर कंट्री में अच्छा बुरा वक्त आता है। जैसे ही मुझे पर्सनली लगता है कि हम लोग ये जो ईरान वाला इशू है, जब इससे सॉर्ट करके बाहर निकल जाएंगे प्रॉपर वे से, ऑयल फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, तो डेफिनेटली हम बेहतर करेंगे। और क्या होता है ना कि कोई भी कंट्री जब किसी मुश्किल में आती है तो उससे सॉल्यूशन निकालती है, और सॉल्यूशन रातों रात नहीं आता है। और मेरा पर्सनल विश्वास है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में ज़रूर सरकार लगेगी और ज़रूर इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगी। बट आप ये सोचते हो कि ये इतना बड़ा मामला है जहाँ पर हम करते हैं तो 100% सॉल्यूशन आएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। बट सॉल्यूशन आना चाहिए, हम और रास्ते से मंगाएं और रूट से मंगाएं, उन सब पे काम होगा। फिर आता है तीसरा, फालतू के डेट ना लो, गाड़ी, फ़ोन, वेकेशन के लिए लोन मत लो, ठीक है। ये सब लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। और वो जो क्विक जॉब स्विच करते हो ना दोस्तों, रोक दो। सिर्फ ये देखो कि स्टेबल कंपनी पता है क्या करती है, स्टेबल कंपनी में सैलरी थोड़ी कम होती है, एकदम खुली बात बताता हूँ, लेकिन बेहतर है। और वो जो फ्लैशी दिखते हैं ना स्टार्टअप, ओ माय गॉड इतना सैलरी मिल रहा है, वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात होती है। ये भी सोचने की कोशिश करना। 5वां, नया स्किल ढूंढो। एआई आ रहा है, जॉब बदल रहे हैं, हर फील्ड में चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। तो फाइनल बात क्या हुआ कि राहुल गांधी, देखो अपोजिशन का काम है बोलना, और वहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑयल की कहानी, रुपए के कमजोर की कहानी, जीडीपी स्लो डाउन की कहानी, सब सही है। तो वो जो सही हो रही है उसी को मुद्दा बनाया जा रहा है। तो अपोजिशन है तो अपोजिशन बोलता है तो मीडिया हाईलाइट करता है। और जो मोदी जी 1 साल की जाने की बात है, भैया कोई एविडेंस नहीं है, आप जो भी बात कह लो, पब्लिक में पैनिक फैलाने के लिए कह लो, वो भी सही है। लेकिन ये भी सही है कि मोदी जी के लिए टाइम बहुत टफेस्ट होने वाला है।
क्योंकि पब्लिक की नज़र ये है कि भैया अब आप क्या करते हो, इस चीज़ से निकालने के लिए क्या करते हो, महंगाई के लिए क्या करते हो, जीडीपी के लिए क्या करते हो, ठीक है। ये जो क्रूड ऑयल का इशू आया है, इसको सॉर्ट करने के लिए आप कैसे क्या रास्ते निकालते हो। तो ये कई सारी चीज़ें आएंगी जो अपने आप में सही भी हैं, गलत भी हैं, बट हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कैसे सोच सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी 1 साल में चले जाएंगे या रहेंगे? कमेंट में बताइए।